नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? देखिए, हमने पिछली क्लास में सभी तरह के संकरण पढ़ लिए, है ना। संकरण के अलग अलग प्रकार हमने पढ़ लिए, संकरण, ठीक है। और अब तक हमने पढ़ा था कि संकरण जो है 7 प्रकार का होता है। एक sp3, sp2, sp, dsp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये संकरण, ठीक है। ये 7 प्रकार का संकरण हम पढ़ चुके हैं। इसमें कुल संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है? 4। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। तो संकरित कक्षक जो है, इनको x से अगर दिखाएं तो इनकी संख्या अगर हमको पता लग जाए तो संकरण का प्रकार भी हम पता कर सकते हैं। कि अगर हमको कुल संकरित कक्षकों की संख्या अगर पता लग जाए, क्योंकि अगर ये है तो चतुष्फलकीय, अगर संकरित कक्षकों की संख्या है चतुष्फलकीय हो जाएगी। 4 है तो sp3 संकरण, है ना। और इसी तरह से अगर 3 है, इनकी संख्या 3 है तो sp2 संकरण होगा। इनकी संख्या अगर 2 है तो sp संकरण हो गया। इसकी संख्या अगर 4 है तो dsp2 संकरण हो जाएगा, है ना। इसकी संख्या अगर 5 है तो sp3d संकरण हो गया। 6 है तो sp3d2 संकरण हो गया। 7 है तो sp3d3 संकरण हो गया। कहने का मतलब, अगर आपको x का मान पता लग जाए, यानी संकरित कक्षकों की संख्या अगर पता लग जाए, तो आप आसानी से उस संकरण का पता लगा सकते हैं। और x या संकरित कक्षकों की संख्या जो है कैसे पता लगाते हैं? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, संकरित कक्षकों की संख्या। संकरित कक्षकों की संख्या जो है वो होती है x, और इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी अभी समझाऊंगा ये सब क्या है, प्लस है नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। x जो है यहाँ पर वो है संकरित कक्षकों की संख्या। Ve जो है वो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और Mv का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम, यानी एकल बंध से जुड़े परमाणुओं की संख्या। एकल बंध से जुड़े परमाणुओं की संख्या, है ना। एकल बंध से जुड़े परमाणुओं की संख्या। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, ये हो गया इनमें x का मान। अब देखिए, मान लीजिए इसमें इन सब का मान रखकर जो भी संख्या आएगी x, और इस संख्या के आधार पर हम संकरण का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको H2O का। किसका? कि H2O में आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन पर कौन सा संकरण है ना। तो देखिए, इसमें संकरण का पता कैसे लगाएंगे हम,
कि सबसे पहले केंद्रीय परमाणु देखो, इसका पहले तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सबको आता है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो और एक में एकांकी इलेक्ट्रॉन सॉरी एक में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन में 1 इंटू 6, टोटल संयोजकता कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 नहीं, ये 2 हो गए ना, 2 प्लस 6 टोटल हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो ये तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया आपका H2O की संरचना। तो ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, अब आपको इसका संकरण करना है आपको, तो आप x निकालेंगे सबसे पहले। x बराबर 1/2, ये वाला 1/2, 1/2। फिर कोष्टक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 प्लस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मोनोवैलेंट यानी एकल बंध से जुड़े परमाणु कितने हैं? 2। तो 6 + 2 प्लस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कोई? नहीं, तो 0। माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, 0। तो ये हो जाएगा बेटा x = 1/2 × 8, 4। तो x का मान आया 4। जब x का मान 4 आता है तो वो कौन सा संकरण हो गया? sp3। तो इसमें जो है ये संकुल यौगिकों के लिए होगा, इस पे लागू नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर 4, इसका मतलब ये हो गया sp3 संकरण। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए NH3 में संकरण पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर इसमें NH3 में आपसे संकरण पूछ लिया जाए तो आप x का मान ज्ञात करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा इसके लिए? 1/2 इंटू संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के? 5। शाबाश। प्लस मोनोवैलेंट कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3। ये 3 दिख ही रहे है ना। माइनस प्लस इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। तो ये हो जाएगा x = 1/2 × 8, 4। कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि HNO3 में नाइट्रोजन का संकरण बताइए, है ना। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए बेटा, इसमें भी नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन 5 × 1 बराबर 5। पहले इसके लुईस डॉट संरचना बनाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में 1 × 1 बराबर 1। और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, एक में 6 परमाणु होते हैं, तो 6 × 18 और 5 23 और 1 24 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 24 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 24 संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? देखिए, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये H। अब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए सबका अष्टक पूरा हो रहा है, 4 और 4 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसका अष्टक पूरा हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8। इसका अष्टक पूरा हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8।
इसका अष्टक पूरा हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2। इसका भी स्टॉक। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें x निकालेंगे हम, तो इसको वैसे बना लो पहले। ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड और इधर ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड से ये H, ये Lp हो जाएंगे इसके ऊपर 3। बंदी। ठीक है। अब देखो x इज इक्वस टू 1/2। ठीक है। अब संयोजकता कोश में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है। प्लस एक संयोजी परमाणु कितने हैं इसमें? एकल संयोजी परमाणु 1 2। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा करेक्शन करके बताना चाहूँगा। एकल बंध नहीं, मैं मतलब यहाँ पर एकल संयोजी लिख दो। एकल संयोजी, इसका मतलब एक जिसकी संयोजकता ही एक हो, है ना। क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक संयोजी है, हाइड्रोजन केवल एकल बंध बना सकता है। ऑक्सीजन तो द्विसंयोजी होता है, हालांकि इसमें एक बंध बना रहा है लेकिन होता तो द्विसंयोजी है। तो एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? एटम 1। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वस टू 1/2 इंटू 6 तो 3। कौन सा संकरण हुआ? sp2 संकरण। sp2 संकरण हुआ। ठीक है। देखिए जब 3 अगर संकरित कक्षक है, संकरित कक्षक अगर 3 है तो ये sp2 संकरण होगा। समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, है ना। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए H2SO4 का करेंगे। ठीक है। तो इसमें वैसे ही पता लग जाएगा हमको। देखिए x इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। तो केंद्रीय परमाणु पर कितने, जैसे इसे संकरित कक्षक कितने होते हैं? ये एकांकी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। प्लस इसमें एकल संयोजी परमाणु कितने हैं? 2। हाइड्रोजन एकल संयोजी है तो 2 हो गए, 2। प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है? नहीं, दोनों ही नहीं है। तो 1/2 इंटू 8 तो कौन सा संकरण हुआ? sp3 संकरण। सर DSP3 संकरण पता कैसे चलेगा? फिर 4 से मतलब 4 आ जाएगा, तो संकरण को पता कैसे चलेगा? ये 4 है तो 4 पे sp3 संकरण। जैसे ये 4 है ना, ये सहसंयोजक यौगिकों के लिए नहीं है, ये उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। अपवाद मान ले इसमें, है ना, कि ये जो 4 होता है ना बेटा, ये सहसंयोजक यौगिकों के लिए नहीं है। ये DsP2 संकरण उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए होता है। मैं आपको सहसंयोजक यौगिकों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको NH4+ में संकरण पता करना है। कुछ अलग हटके हो गया। NH4+ में आपको संकरण का पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले x इज इक्वस टू 1/2 इंटू नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। प्लस एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। प्लस नेगेटिव आयन है इसमें? पॉजिटिव है। नेगेटिव नहीं है। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं। पॉजिटिव चार्ज है कितना? 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9 - 1। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 4। कौन सा संकरण हुआ? sp3 संकरण हुआ। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। चौथा एग्जांपल ये हो गया। पांचवा एग्जांपल मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। पांचवें एग्जांपल में देखिए, अगर मान लीजिए CO3 2 नेगेटिव
इसमें आपको संकरण पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें करेंगे हम x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कार्बन की संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस एकल संयोजी परमाणु है इसमें, नहीं है तो छोड़ो, 0, प्लस ऋणावेश है कितना, 2, माइनस धनावेश है नहीं, 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 6 माइनस 0। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6, 3। तो 3 में क्या हो जाएगा, sp2 संकरण, ठीक है। बोलो, बैठ जाओ, ठीक है, हो गया संकरण। अब देखिए बेटा, एक दो एग्जाम्पल और कर लो, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें CO2, इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है। CO2 का कैसे करेंगे, देखिए CO2 में C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे बनता है, ठीक है। केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कार्बन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 यानी कि 2। तो ये कौन सा संकरण हुआ, sp संकरण, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका टोटल संकरण का पार्ट कंप्लीट, संकरण कंप्लीट हुआ। तो आपके देखिए सबसे पहले हमने पढ़ाया था आयनिक बंध, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ाया सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में अतिव्यापन हो गया, संकरण हो गया, बोलो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक सिद्धांत होता है VSEPR, VSEPR थ्योरी है, वैसे VSEPRT भी बोलते हैं इसको, VSEPRT से मतलब थ्योरी, तो इसको थ्योरी बोल दो या सिद्धांत बोल दो। ये क्या चीज़ होती है, देखिए VSEPR बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे मैं स्टार बना लेता हूँ आपके, देखिए ये स्टार है, इसका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। V का मतलब होता है वैलेंस, S का मतलब होता है शैल, वैलेंस शैल, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन, P का मतलब होता है पेयर, वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन पेयर, और R का मतलब होता है रिपल्शन, ठीक है। और ये T का मतलब सिद्धांत, ठीक है बेटा। वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन सिद्धांत। वैलेंस की हिंदी कहते हैं संयोजकता, शैल का मतलब संयोजकता, शैल है ना, संयोजकता कोश, शैल को कहते हैं कोश। तो वैलेंस शेल का मतलब संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन होता ही है, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन, और पेयर का मतलब युग्म, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म, और रिपल्शन का मतलब प्रतिकर्षण, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, और सिद्धांत का मतलब सिद्धांत होता ही है ना। तो ये होता है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अणु के जो ज्यामिति हैं, जैसे मान लीजिए H2O है, इसकी ज्यामिति इस केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण पे निर्भर करेगी।
तो ये कहता है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, कि इसके संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में प्रतिकर्षण किस प्रकार होता है, किस प्रकार नहीं होता है, उसके कारण ज्यामिति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें हम इस VSEPR सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये VSEPR सिद्धांत होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिए बेटा। इसका पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे भी पहले बताना चाहूँगा कि संयोजकता कोश में दो तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जैसे H2O की संरचना बनाते हैं हम, तो ये बनती है, क्यों भाई यही बनती है, तो ये इसकी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन और ये इसकी और ये इसकी। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, इनको तो बोलते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन। और ये भी बंधी इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाह्यतम कक्षा के भी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इनको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इनको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इनको शॉर्ट में LP बोलते हैं, यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनको शॉर्ट में बोलते हैं BP, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। LP का मतलब 10 एक मिनट। ठीक है, तो H2O में देखिए, ये केंद्रीय परमाणु जो है इसकी संयोजकता कोश में ये तो LP है यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये BP है यानी एकांकी सॉरी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, जिन परमाणुओं में, जिन यौगिकों में, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु, जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है ना, जिन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, उनकी ज्यामिति सममित होती हैं, यानी उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मीथेन है CH4, ये मीथेन है ना, इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसमें बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी? युग्म तो चार ही हुई ना, बंधी इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 और 4, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके 4 ही काउंट होंगे। तो इसमें BP कितने हो गए? 4। LP कितने हो गए? 0। तो इसकी जो संकरण के अकॉर्डिंग इसकी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय। तो ये चतुष्फलकीय ही होती है, कोई चेंज नहीं होता है। इसमें बंध कोण 109 डिग्री का ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। यानी कि जिनकी केंद्रीय परमाणु में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जिन यौगिकों की केंद्रीय परमाणु में संयोजकता कोश में एक भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है ना, उनमें ज्यामिति सममित होती है, यानी कि संकरण के अनुसार जैसी ज्यामिति होनी चाहिए वैसी ही होती है। और कौन कौन सी होनी चाहिए कि देखिए, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर संकरण sp3 होगा तो चतुष्फलकीय होना चाहिए, है ना। अगर संकरण sp होगा तो समतल त्रिभुजीय होनी चाहिए, और अगर संकरण sp होगा तो ज्यामिति रेखीय होनी चाहिए। संकरण ये dsp2 होगा तो ज्यामिति समतल वर्गाकार होनी चाहिए, और संकरण अगर sp3d होगा तो ज्यामिति समतल
मैं कल बता चुका हूँ आपको ये सारी चीज़ें। त्रिभुजीय, द्विपिरा मिडीय होती है, और अगर sp3d2 हुआ तो अष्टफलकीय होगा, अष्टफलकीय। और अगर संकरण sp3d3 हुआ तो पंचभुजीय, द्विपिरा मिडीय होने चाहिए, है ना। अगर ये संकरण जो है sp3d3 हुआ तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होने चाहिए। बोलो कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं बेटा इधर आ जाइए, ठीक है। अब दूसरा, इसी में अगर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ एक या ज़्यादा तो उसकी ज्यामिति असममित हो जाएगी, है ना। तो यदि केंद्रीय परमाणु में Lp तथा Bp यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों हो तो ज्यामिति असममित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि Lp और Bp में प्रतिकर्षण होता है। तो ये Lp और Bp में जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर Lp और Bp में प्रतिकर्षण इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा, और Bp और Bp में प्रतिकर्षण जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, एकांकी इलेक्ट्रॉन और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण उससे कम, और बंधी इलेक्ट्रॉन और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण सबसे कम, ठीक है। अब देखिए, इसे मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ आपको। हम बात करते हैं NH3 की। तो अभी हमने आपको संकरण का पता लगाना बताया था, संकरण से, है ना। NH3 में संकरण कौन सा होता है? sp3। तो इसके अकॉर्डिंग ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय होनी चाहिए ना, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती? देखिए, ये इसमें कितने संकरित कक्षक बनेंगे? 4। एक में तो Lp होगा और बाकी ये 3 Bp, ठीक है, बाकी 3 Bp। तो इनके बीच sp3 संकरण है तो बॉन्ड कितने डिग्री का होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन ये तो है Lp और ये है Bp, ये भी Bp। तो ये Lp इसको इधर से प्रतिकर्षित करेगा और ये Lp इसको इधर से प्रतिकर्षित करेगा। जब ये इधर से प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इधर से प्रतिकर्षित करेगा तो ये बंद कोण घटेगा या बढ़ेगा? तो ये बंद कोण घटकर 107 डिग्री रह जाता है, ठीक है। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रभाव हो गया कि नहीं? हाँ, है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ H2O का। हम जानते हैं कि H2O में भी sp3 संकरण हो रहा है, देख लो भले निकाल के। तो इसमें भी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय। अच्छा, इसकी ज्यामिति कैसी होगी? पिरामिडीय बन गई, ये पिरामिडीय। और बंद कोण कितने डिग्री का बनेगा? 107 डिग्री का। अब आ जाओ, चतुष्फलकीय होनी चाहिए इसकी ज्यामिति, लेकिन नहीं होती है। बंद कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जैसे कि इसमें भी नहीं होता, है ना। तो ऐसे में फिर क्या होगा? देखिए, इसकी संरचना बनाइए। ये ऑक्सीजन, इसमें कितने Lp है? 2 Lp है ना। NH3 में तो नाइट्रोजन के पास केवल 1 Lp था, इसमें कितने Lp है? 2 Lp है और ये 2 हाइड्रोजन है। तो ये बंद कोण कितने डिग्री का होना चाहिए था? 109 डिग्री का होना चाहिए था। लेकिन ये Lp और ये Bp, Lp को प्रतिकर्षित करेगा। तो इन दोनों को एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, जैसे ये तो इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये इधर आएगा तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर आएगा तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये बंद कोण पहले की तुलना में ज़्यादा कम होगा या कम? ज़्यादा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। कि जैसे Lp बढ़े बंद कोण और
घट गया। तो यानी ये सब इसकी ज्यामिति हो जाएगी वी आकार। इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी? वी आकार। समझ में आया कुछ? तो जैसे जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, देखिए इसमें एक भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था, इसलिए उसकी ज्यामिति बिल्कुल जैसी होनी चाहिए थी संकरण के अनुसार वैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी ज्यामिति में चेंज आता गया। तो देखिए ये इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, इसलिए बंध कोण कम हो गया प्रतिकर्षण के कारण, है ना। तो ये प्रतिकर्षण कैसे हो रहा है? संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य हो रहा है। ये दूसरा हो गया। इसमें 2 Lp है तो और ज़्यादा प्रतिकर्षण हुआ, और ज़्यादा प्रतिकर्षण हुआ तो बंध कोण और कम हो गया। अब इसका लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ मैं, है ना। इसका लास्ट पॉइंट एक और है कि अगर जैसे मान लीजिए AB X2 में X की विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई तो बंध कोण कम होगा, है ना। X की विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई तो बंध कोण कम, और X की विद्युत ऋणता कम हुई तो बंध कोण अधिक। अब इसको मैं समझाता हूँ। मैं ये पहला पॉइंट लेता हूँ जब X की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं OF2, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन OF2, ये LP, ये LP, ये BP, ये LP, और ये BP। ये LP इन BP को प्रतिकर्षित करेंगे, इधर से करेंगे, तो ये बंध कोण क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणताओं में से किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है? फ्लोरीन की। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्लोरीन की ओर खिसक जाएंगे, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन भी थोड़े, तो ये इधर खिसकेंगे और ये इधर खिसकेंगे, तो इनके बीच की दूरी घटी या बढ़ी? तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण है वो कम हुआ या ज़्यादा? दूरी बढ़ती है तो प्रतिकर्षण कम होता है। जितने नज़दीक आएंगे उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा। तो इनके बीच की दूरी पहले यहाँ थे, ये तो एक दूसरे के पास में थे, लेकिन ये इधर आ गए और ये इधर आ गए, तो इनके बीच की दूरी घटी या बढ़ी? इसे बिना देखे क्यों बोल रहा है? इधर देखना, ये देख, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इनके बीच की दूरी अभी ये है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इनके बीच की ये दूरी बढ़ जाएगी। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण कम होगा या ज़्यादा? तो ये प्रतिकर्षण कम हो रहा है, लेकिन ये प्रतिकर्षण तो लग ही रहा है, तो ये और ज़्यादा दबा पाएंगे। तो इसका बंध कोण हो जाएगा 102 डिग्री। कम हो गया। तो जब ए बी की तुलना में बी की विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा हुई, या ए एक्स की कंपैरिजन में एक्स की विद्युत ऋणता ज़्यादा हुई, तो बंध कोण कम हो गया ना? हो गया कि नहीं? अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं H2O का। H2O, देखिए इसमें ये एक LP और ये एक LP, ये LP एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे या हाइड्रोजन की तरफ? तो इनके बीच की दूरी कम हो गई, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण। तो जब इनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ गया तो ये LP इनको ज़्यादा दबा पाएंगे क्या? नहीं। तो इसका बंध कोण 104 डिग्री 0.5 डिग्री रहेगा। तो इसके कंपैरिजन में इसका बंध कोण अधिक हो जाता है। समझ में आ गई अच्छे से, है ना? तो इसको बेटा अच्छे से समझ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। VSEPR सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है? इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू।